सिलेबस वाइज देखेंगे कि जिसमें कि हमारा सिलेबस भी कवर हो जाए और वो टॉपिक का जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी आ जाए और उसका एग्जांपल करंट में जो चल रहा है वो देखेंगे। सितंबर के मंथ में करप्शन से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, जो कि करप्शन के केसेस डील करती है, ठीक है, विजिलेंस रिलेटेड इश्यूज, करप्शन रिलेटेड विजिलेंस उसके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो उसके पास 74,000 के आसपास कंप्लेंट आई करप्शन की, जिसमें से उन्होंने 66,000 कंप्लेंट को डिस्पोज कर दिया, मतलब रिजॉल्व कर दिया। बाकी 7,000 पेंडिंग है। तो ये इनके एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से। बाकी एक डेटा आप करप्शन में ये लिख सकते हो, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, उसमें इंडिया की 93 रैंक है। तो वहाँ पे पुअर शो हमारा है करप्शन के रिगार्डिंग। और दूसरी न्यूज़ ये थी कि इंक्वायरी विंग जो है लोकपाल का, जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करता है और 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजता है, तो उस उसका कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने किया, मतलब उसका गठन किया है इन्होंने। और तीसरी चीज़ ये है, करप्शन को डील करने के लिए स्पेशल एक्ट है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसमें अमेंडमेंट भी हुए थे 2018 में, ठीक है, जो ARC 2 के रिकमेंडेशन उनको इनकॉर्पोरेट किया था उसमें। अब हम ये देखते हैं, क्योंकि एथिक्स में करंट को हम एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं, बट एथिक्स में स्टैटिक पार्ट मोस्टली रहता है। तो करप्शन का देखते हैं कि सबसे छोटा और आसान डेफिनेशन है एब्यूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस फॉर पर्सनल गेन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है इसका। अगर आप वैल्यू रिलेटेड डेफिनेशन देखोगे या एथिक्स रिलेटेड, तो करप्शन का मतलब होता है टू ब्रेक, या करप्टस वर्ड से आता है ये। तो जिसमें कि आपकी जो वैल्यू मॉरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, या आपके जो एथिकल सिस्टम है, मेवा इसको ऐसे याद कर लो, मॉरल, एथिक्स, वैल्यू, या जो आपके एथिकल एटीट्यूड्स हैं, वो जब उनका जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे डेविएट होके जब आप काम करते हो, उनके ये मेवा के जो स्टैंडर्ड्स हैं जो होना चाहिए, व्हाट शुड बी, आप उससे हट के काम करते हो, व्हाट ऑट टू बी उससे हट के काम करते हो, तो उसे करप्शन कहते हैं। ठीक है, ये वाइडर डेफिनेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन है। एग्जाम में आएगा तो आप यही लिख देना, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम आप दे रहे हो, सिंगल लाइन में डिफाइन करके। कोई भी वर्ल्ड बैंक या किसी को भी बोल देना वर्ल्ड बैंक डिफाइंस करप्शन ऐसे करके, तो थोड़ी उससे ऑथेंटिसिटी आ जाती है। दूसरा क्या है कि करप्शन से क्या क्या गेन्स होते हैं आपको पता ही है भाई। फाइनेंशियल, दो में डिवाइड कर दो, फाइनेंशियल गेन्स, नॉन फाइनेंशियल गेन्स। नॉन फाइनेंशियल गेम्स में ये सारी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप नेपोटिज्म, पैट्रोनेज, ठीक है, एम्बेजलमेंट, इंक्रीज इन पावर, ये सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि आप, मतलब ये है ना कि अपनी पोजीशन को यूज़ करके आप किसी को भर्ती करा रहे हो, ठीक है, या फिर अपनी पोजीशन को यूज़ करके आप कॉन्ट्रैक्ट दिला रहे हो किसी को, अपने रिलेटिव को। तो वो सारे नॉन फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में डायरेक्ट आप फाइनेंशियल जो फंड्स हैं उनको आप, जो किसी स्कीम के लिए हैं या फिर कहीं डेवोल्यूशन के लिए हैं, उसको आप अपनी पॉकेट्स में रख रहे हो, ठीक है। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है कि जो उस चीज़ से अफेक्टेड है ना, जो डायरेक्टली अफेक्टेड है वो नहीं, इसमें सारे आ जाते हैं, जिसमें कि इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी आ जाती है, ठीक है। तो जैसे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो कैसे अफेक्टेड हैं करप्शन से, तो उसमें हम देखेंगे कि भाई सबसे पहली बात ये होती है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है, कई सारे रिसोर्सेज होते हैं उनके पास, और उस डिस्क्रिशनरी पावर को, और जो ट्रस्ट होता है गवर्नेंस में पब्लिक का, उसको वो कैसे अपहोल्ड करते हैं, है ना, वो वहाँ पे एथिक्स काम में आती है उनकी। ठीक है, दूसरे स्टेक होल्डर हैं सिटीजन। सिटीजन का काम क्या होता है भाई, सिटीजन टैक्स पेयर है, तो उनकी, वो गवर्नमेंट से कुछ चाहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट जो चल रही है उनके टैक्सेस से चल रही है, तो उनका जो ट्रस्ट है वो मेंटेन होना चाहिए। और अगर उनको जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है उनको लेने के लिए ब्राइबरी वगैरह देनी पड़े, तो उनका ट्रस्ट ब्रेक होगा, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड ब्रेक होंगे, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें ब्रेक होंगी, ठीक है। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया कि हमारी सोसाइटी में जो एक्सेप्टेंस है वो करप्शन की ज़्यादा है। हमारे यहाँ करप्शन को इतना वीहीमेंटली या उस तरीके से अपोज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई जो हायर अप्स हैं अगर वो करप्शन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और उनको कॉपी करते हैं। तो इसमें एक टर्म यूज़ होती है, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन।
संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन, जिसमें हम लोग करप्शन को अबोर करने की वजह से करप्ट पीपल उनको इमिटेट करते हैं हम लोग, ठीक है। सिविल सोसाइटी का क्या रोल होता है? सिविल सोसाइटी का रोल होता है कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें एनजीओज वगैरह का, लेकिन दूसरी तरफ उनका ये भी एस्पेक्ट है कि उनकी जो फंडिंग है वो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है। जुडिशरी का रोल होता है अपहोल्ड करना रूल ऑफ लॉ को, जल्दी से करप्ट पीपल को पनिश करना, ठीक है। लेकिन जुडिशरी कई जगह सिलेक्टिव रहती है, जैसे आरटीआई का खुद पे एप्लीकेशन उन्होंने बहुत डिले किया, ठीक है, या फिर अपने अपने खुद के रूल्स बनाए हैं। कभी कभी सिलेक्टिव एप्लीकेशन होता है। दूसरा है ये मीडिया, जो कि उनका काम है होल्डिंग पावर अकाउंटेबल, लेकिन वो कभी कभी पावर से इन्फ्लुएंस होके सही रिपोर्टिंग नहीं करते हैं करप्शन केसेस वगैरह की, ठीक है, पॉलिटिकल करप्शन की। तो वो उनका एक इसमें जो जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो जो इनकी ड्यूटीज़ हैं, जो राइट्स हैं, वो सारे लिखे हुए हैं। अब कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे क्या होता है ना कि आप एथिक्स को डिफाइन कैसे करते हो, ठीक है। तो कुछ कुछ एथिकल सिस्टम्स हैं, है ना, कुछ एथिकल सिस्टम्स हैं, वो ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, कि आपको एथिकल लाइफ कैसे जीनी चाहिए। तो वो आपके हर फील्ड में आपको एडवाइस देंगे। जैसे ये एक ब्रांच है डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी ये बताती है आपको कि भाई जो आपका एक्ट है ना, वो ऐसा होना चाहिए कि उसको आप यूनिवर्सल बना सको। यूनिवर्सल कब बना पाओगे? जब वो एकदम परफेक्ट सही होगा, है ना। आपका एक्ट है वो पर्सनल बाइसेस से नहीं होना चाहिए, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मतलब जो यूनिवर्सली आप उसको यूनिवर्सल बना सको, उस वैल्यू को यूनिवर्सल बना सको। और ये यूँ कहता है ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, मतलब कि आप कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड ना करें आपके एक्शंस। आपका एक्शन है कि आपकी कोई ड्यूटी है तो आप उसको फॉलो करो, है ना। तो थोड़ी सी रिजिडिटी भी है इसकी। कांट को एसोसिएट किया जाता है इसके साथ, और ये इंडिविजुअल को एंड की तरह ट्रीट करता है, इंडिविजुअल को मीन्स की तरह ट्रीट नहीं करता है। तो ये तीन प्रिंसिपल हैं इसके, ठीक है। इन्हीं तीनों को हम हर एक एथिकल वैल्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, उनमें अप्लाई करेंगे। दूसरा क्या है? यूटिलिटेरियन। इसमें क्या होता है कि भाई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक्शन के मीन्स से नहीं जज कर सके, उसके एंड से जज करते हो कि अगर एंड गुड है तो मीन्स ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने किसी का भला किया है। कि चोरी करके अगर गरीब को खाना खिला दिया तो वैसे टाइप की बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि इसमें मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम नंबर, मतलब ये मेजोरिटेरियनिज्म को थोड़ा फेवर करता है कि अगर ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है किसी डिसीजन से, तो उसमें थोड़े लोगों को नुकसान भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं। जैसे इसमें ईच इंडिविजुअल एज एन एंड ट्रीट किया जाता है, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये दोनों थोड़े से एक दूसरे के मतलब परस्पर इनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है, अपोज करते हैं। ये थोड़ा आइडियलिस्टिक है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल है। इसी पे ज़्यादातर गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉज बनते हैं, ठीक है। इसको हम एस्पायर करते हैं, ठीक है। अगला है कॉन्ट्रैक्टेनियरिज्म। अब इसमें ये है ना कि भाई, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या होती है कि सिटीजन अपने राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ड्यूटी देता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है। अगर गवर्नमेंट उसमें फेल होती है, तो वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सिटीजन बोल रहा है कि हम आओ, हम हमको गवर्न करो, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, ठीक है। हम ही तो इलेक्ट करते हैं ना उनको। तो वहाँ पे वो थ्योरी बोलती है कि क्योंकि हम लोग उनको इलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उनको पावर दे रहे हैं, तो वो हमारे अकाउंटेबल होने चाहिए, ठीक है। और जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, वो तो अकाउंटेबल होनी चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेरी जो एग्जीक्यूटिव है उनके अकाउंटेबल है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो हमारे से अकाउंटेबल है। ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी टाइप चीज़ हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक दिल्ली के केस में बोला था, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। अब करप्शन के एथिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे भाई? इनक्वालिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो ब्राइब दे पाएगा वो सर्विसेज को ले पाएगा। तो जॉन रॉल्स जस्टिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसमें जस्टिस मतलब फेयरनेस, उसको यूज़ कर लो। मतलब वो बोला उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को लेके था कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन फेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये होगा कि भाई करप्शन होगा तो फेयर कैसे होगा, है ना। फेयर होएगा ही नहीं, वो डिपेंड करेगा कि आप पैसे दे पा रहे हो, ब्राइबरी दे पा रहे हो, नेपोटिज्म होगा, उसमें बाइसेस होंगे बहुत सारे। दूसरा है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बोली कि भाई ट्रस्ट है ना, उसको तोड़ रहे हो आप। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे है कि जो पोजीशन ऑफ पावर में है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहा है। सोशल जस्टिस हैम्पर हो रही है कि जो फंड्स जिस जगह लगने चाहिए थे वहाँ ना लग के वो पर्सनल गेन में यूज़ हो रहे हैं।
यहाँ लगने चाहिए थे वो, एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, वनरेबल सेक्शन के लिए। इसमें एक राजीव गांधी का एक कोट भी था कि फॉर एवरी 1 रुपीज़ जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है, 15 पैसे ही पहुंचते हैं। तो ये बीच में जो होता है ये लीक हो जाता है, लीकेजेस वगैरह। इसी के लिए हम जैम ट्रिनिटी जो आपने सुना होगा, आधार, जनधन, मोबाइल, जिससे कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको वो जो गैप है वो ख़त्म हो जाए, सीधा पैसा अकाउंट में जाए, तो जो एम्बेजलमेंट है या फंड को मिसयूज़ करते हैं वो ना हो। ठीक है, ऐसे ही अंडरमाइनिंग करप्शन इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करता है। मतलब कि इंटीग्रिटी क्या होती है कि आपको जब कोई देख भी नहीं रहा हो तब भी आप एथिकल हो, है ना, आप अपने वैल्यूज से हमेशा अपनी वैल्यूज को फॉलो करें, उसको अंडरमाइन करता है करप्शन। सोसाइटी में मॉरल डिके लाता है ओवरऑल, है ना। इंडिया में वो जो होता है ना, सब चलता है कल्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे किसी ने बोला भी है कि यहाँ पर जो वो होता है ना कि मनी हैज़ विंग्स, वो उसके लिए कि जो करप्ट पैसा होता है वो राउंड ट्रिपिंग करके या इधर उधर करके उड़ा देते हैं। तो ऐसे आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो कि करप्शन को इमिटेट करते हैं, जो मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था ना, संस्कृताइजेशन वाला, वो रूल ऑफ लॉ को अंडरमाइन करता है। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है कि आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरीनेस है। जब करप्शन होगा तो आप अपने हिसाब से करोगे, ब्यूरोक्रेट के पास तो वैसे भी डिस्क्रिशन होता है। तो एक तो पावर गैप, ठीक है, नॉलेज गैप, और ऊपर से डिस्क्रिशन। तो ये इंग्रेडिएंट हैं जिसमें कि अगर एथिकल नहीं होगा ना ब्यूरोक्रेट, तो करप्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे कई सारे वहाँ पे आप हर जगह चेक, आर्टिफिशियल चेक्स बैलेंसेस नहीं लगा सकते, हर जगह कानून नहीं बना सकते। ठीक है, तो वहाँ पे एथिक्स काम आती है। एथिक्स वहाँ काम आती है जहाँ कानून खत्म होता है, बियॉन्ड लॉ वाली चीज़ है। ठीक है, सेकंड एआरसी के कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कोल्यूसिव ब्राइबरी, जिसमें कि जो सर्विस ले रहा है, जो सर्विस दे रहा है, वो दोनों मिलके कहते हैं कि भाई ग्रीसिंग द व्हील्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज़ हो गई, कि दोनों मिलके पैसे दो, जल्दी हमारा काम करो, है ना। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन में ये है कि रेड हैंडेड पकड़ा जाए तो प्रायर प्रोसिक्यूशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर किसी ब्यूरोक्रेट को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हो ना, उससे पहले सैंक्शन लेना पड़ता है कि भाई हम इसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, नहीं, अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो उसकी है उससे। फिर क्या है कि पब्लिक सर्वेंट की लाइबिलिटी होनी चाहिए, कि जो डैमेज हुआ है उनके उससे, उसको वो खुद पे करेंगे। ठीक है, और जो ट्रायल्स हैं वो स्पीडिंग अप होना चाहिए, इससे थोड़ा डिटरेंस बढ़ेगा। ठीक है, विसल ब्लोअर जो करप्शन को हाईलाइट कर सकते हैं उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अनोनिमस कंप्लेंट जो है वो अलाउ होनी चाहिए। इसमें आप सत्येंद्र दुबे और मंजुनाथ के एग्जाम्पल लिख सकते हो। इन्होंने तो ये विसल ब्लोअर थे सत्येंद्र दुबे, और एनएचआई में इन्होंने करप्शन को हाईलाइट करने के लिए कंप्लेंट भेजी थी, वो लीक हो गई और फिर इनको मार दिया गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स दे सकते हो। विसल ब्लोअर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया, लेकिन अभी उसको नोटिफाई नहीं किया है। ठीक है, अब इम्यूनिटी टू लेजिस्लेचर्स, कि भाई जो लेजिस्लेचर हैं, जो उनकी इम्यूनिटी होती है इस आर्टिकल 105 के अंडर, उसमें जो जब वो करप्ट एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या वो कुछ मतलब क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं पार्लियामेंट में, तो पैसे लेके, तो वो भी कर, जैसे महुआ मोइत्रा वाला जो केस देखा हुआ आपने, तो उसको भी इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को लेके। ठीक है, ये सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें से ये शुरू की दो हैं शायद, ये तो जो करप्शन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 2018 में अमेंड हुआ, उसमें ला दी गई हैं। फिर कौटिल्य को, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बोला है कुछ, कि इन्फो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बोला था कि करप्शन को टैकल करना थोड़ा मुश्किल है। इट्स लाइक अ फिश, जो मतलब मछली होती है समुद्र में, वो पानी पी रही है, उसको हम देख नहीं सकते। वैसे ही जो पब्लिक सर्वेंट है, वो किस तरह से करप्शन करना है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने कुछ, उन्होंने जो कौटिल्य हैं उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे कि इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जिसमें कि वो पता कर सकें, मतलब एक विजिलेंस टाइप जैसे अभी है, कि भाई कौन करप्शन कर रहा है, कैसे कर रहा है। रेगुलर ट्रांसफ़र होना चाहिए। रेगुलर ट्रांसफ़र इसलिए कि अगर एक जगह रहेगा तो वहाँ के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनको इन्फ्लुएंस कर लेगा, है ना। तो रेगुलर ट्रांसफ़र होता रहना चाहिए। सुपरविजन होनी चाहिए उनके ऊपर, जिसे वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी भी बोलते हैं, जिसमें कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई वगैरह, ये सब चेक करनी चाहिए। और इसके ऊपर जो ऑफिसर हैं वो चेक करने चाहिए। ठीक है, पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, से उनको नेमिंग शेमिंग टाइप होनी चाहिए।
और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो रॉल्स लॉज का है। इसमें लॉ कमीशन ने एक कोड था वो कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द सिवियरिटी। उसमें ये है कि आप सिवियर लॉज बना लो कितने भी, लेकिन जब तक उनका ट्रायल्स अच्छे से नहीं होगा, जल्दी से नहीं होगा, तो उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि भाई आपको पनिशमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिवियर लॉ बना लो लेकिन कन्विक्शन हो नहीं रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। अब ये केस स्टडी देते हैं हर महीने। इसमें आप देखो कि भाई आप कितना एथिकल एप्टीट्यूड कैसा है, ये आप खुद ट्राई करना है इसको। ठीक है। तो ऐसे ही हम एथिक्स की कुछ कुछ, जैसे इसमें हमने करप्शन कवर कर लिया, तो ऐसे ही हम कवर करेंगे जिसमें करंट के एग्जांपल्स, कुछ जो एग्जांपल्स यूज़ हो सकते हैं, कोटेशंस यूज़ हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।